लिक्विड ड्रॉप मॉडल शुरू किया था हम लोगों ने। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हम लोग ये कंसीडर करेंगे जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो एक लिक्विड के ड्रॉप जैसा है, और उसमें हम देखेंगे कि उसमें क्या वेरिएशंस आ सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हमारा अजम्पशन होगा कि एक स्फेरिकल बॉल होगी, और स्फेरिकल बॉल में कुछ एनर्जी ऐड करने से क्या चेंजेस आएंगे ये देखेंगे। तो देखो, अगर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जो बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था, बाइंडिंग एनर्जी लिक्विड ड्रॉप मॉडल को टोटली फॉलो करता है ना। या फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि जो बाइंडिंग एनर्जी वाला कर्व था जो हमने डेराइव किया था एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, मास फॉर्मूला, तो एम्पिरिकल मास फॉर्मूला हमने बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव किया था। एक वॉल्यूम टर्म आता था ए वी समथिंग ए टू पावर माइनस एक सरफेस टर्म आता था। तो मतलब सिंपली ये वॉल्यूम माइनस सरफेस और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखो, ये एजम्पशन था हमारा, सबसे बड़ा एजम्पशन यही था कि न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉल है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं और उनके बीच का इंटरेक्शन कंसीडर कर रहे थे हम। तो वॉल्यूम में क्या होगा कि सारे पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, सरफेस पे इंटरेक्शन कम होगा क्योंकि पार्टिकल्स कम होंगे। ये सारी चीजें कंसीडर करके हमने डिराइव किया था सेमी एम्पिरिकल फार्मूला। तो जो तुम्हारा सेमी एम्पिरिकल फार्मूला है वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, इसके अलावा तो अगर लिक्विड ड्रॉप मॉडल तुम्हें क्वेश्चन में आता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो पता है वो कम पड़ेगा, तो तुम बाइंडिंग एनर्जी भी डेराइव कर सकते हो उसमें ही। ठीक है, तो वो भी तुम्हारा एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल का ही एग्जांपल होगा। ओके, तो इसका हम लोग यूज करेंगे हर जगह, बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूले का लिक्विड ड्रॉप मॉडल में जहाँ भी हमें कोई जरूरत होगी तो हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो मेन आता है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल, अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक स्फीयरिकल लिक्विड ड्रॉप है। ओके, दिस इज योर स्फीयर। ओके, तो इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं एनर्जी ऐड करने से, क्या चेंजेस आएंगे एग्जैक्टली तो पहला प्रिडिक्शन ये है कि वाइब्रेशंस होंगे। तो पहला हम लोगों ने दो चीजें कंसीडर की थी, पहला वाइब्रेशंस और दूसरा रोटेशंस। ओके, तो दोनों ही चीजों को हम कंसीडर करेंगे कि वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा और रोटेशन होगा कि तो क्या होगा। तो हम लोगों ने क्लासिफाई किया था कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है न्यूक्लियस की, वो मोस्टली तुम्हारी किस रेंज में आती है, ए इक्वल टू फॉर ए, मतलब ये वाली चीज फॉर ए लेस देन 150 वाइब्रेशंस डोमिनेट करते हैं, और फॉर 150 से लेके ए 190 तुम्हारे रोटेशन ड्रॉप डोमिनेट करते हैं। इसके अलावा ए फॉर ए ग्रेटर देन 220 भी रोटेशंस डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो सेल मॉडल मोस्ट ऑफ द चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। मेन प्रॉब्लम आ रही थी इवन इवन न्यूक्लियाई पे। ठीक है, तो इवन इवन न्यूक्लियाई मतलब जेड इवन होगा और एन भी इवन होगा अगर, तो उस केस में ग्राउंड स्टेट तो सेल मॉडल सही प्रेडिक्ट करता है। ग्राउंड स्टेट क्या होगा, सारे पेयर्ड होंगे तो जीरो होगा और प्लस पैरिटी होगी, क्योंकि सारे पेयर्ड है तो एल हमेशा इवन आएगा। तो यहाँ से ग्राउंड स्टेट सही प्रेडिक्ट कर रहा था सेल मॉडल, लेकिन उसके बाद एक्साइटेड स्टेट जो थे तो वो प्रेडिक्ट करने में मिस्टेक हो रही थी। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट इवन इवन न्यूक्लियाई में मोस्ट कॉमन एक्साइटेड स्टेट होता है 2+। ओके, और 2+ एक्साइटेड स्टेट अगर सेल मॉडल प्रेडिक्ट करेगा तो उसकी एनर्जी ऑफ 2+ मस्ट बी ग्रेटर देन 2 MeVs। ठीक है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी इसकी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इसका एनर्जी गैप केवल 1.2 MeV था। ओके, तो ये एक बड़ा फेलियर था सेल मॉडल का कि ये जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्साइटेड स्टेट थे जो कि सेल मॉडल प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। तो इन सब चीजों को हम लोग ट्राई करेंगे कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वाइब्रेशंस कंसीडर करेंगे। तो वाइब्रेशंस इन लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ओके, तो हम लोग ये क्या सर कंसीडर आयुष करें। को हाँ, ओके, हाँ, आयुष को ऐड कर लो। ओके, कर लिया। ओके, वाइब्रेशंस एट हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो वाइब्रेशंस एट हाई फ्रीक्वेंसी में तुम क्या ज्यूम कर सकते हो कि तुम्हारा जो स्फेरिकल ये सिस्टम है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं मैं। अ, मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो ये मान लो कि तुम्हारा एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्सिस हो गया, और ये ओके,
ये इस टाइप से तुम्हारे एक्सिस है, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो तुम्हारा लिक्विड ड्रॉप जो है वो परफेक्टली स्फेरिकल यहाँ पे है इस टाइप से। वो ये कलर्ड चौक की जरूरत है, चलो चलेगा। ये तुम्हारा एक स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है। अगर इसमें वाइब्रेशंस होंगे तो इसका शेप डिस्टॉर्ट होगा। तो हम लोग डिस्टॉर्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं? मान लो कि तुम्हारा ये लिक्विड इस टाइप का था, मतलब ये ड्रॉप का स्फीयर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें जब भी तुम इसमें एनर्जी ऐड करोगे तो इसको डिस्टॉर्शन आएंगे, और डिस्टॉर्शन होंगे तो ये इलोंगेट हो जाएगा। ओके, इलोंगेट होके ये इस टाइप से हो जाएगा। सॉरी, ये मान लो इलोंगेट होके इस टाइप से हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से एक मतलब ओवल शेप बनेगा, और ये वाइब्रेशंस होंगे एग्जैक्टली ऐसे वाइब्रेट हो रहा होगा। मतलब ये ऑब्वियसली इसका इक्विलिब्रियम स्फीयर ही है, ये बार बार स्फीयर से मतलब वाइब्रेट होके इस टाइप से वाइब्रेट हो रहा होगा, और इसलिए इसका शेप डिस्टॉर्ट होगा। ओके, तो इस चीज को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो मान लो कि ये तुम्हारा आर एवरेज है। आर एवरेज हम लोग लिक्विड ड्रॉप मॉडल से वही बाइंडिंग एनर्जी से लेंगे, तो आर तुम्हारा, आर एवरेज कैसे होता था? इक्वल टू होगा आर नॉट इंटू ए टू पावर 1/3। ओके, क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा हमने डिफाइन किया था कि तुम्हारा जो ए है और आर में ये रिलेशन आता है, तो ये वाली चीज हम यूज करेंगे। ओके, तो तुम्हारा आर एवरेज क्या होगा? आर नॉट इंटू ए टू पावर 1/3, और आर एवरेज से ये डेविएट होगा। ठीक है, तो मान लो अगर मैं इसका रेडियस लिखना चाहता हूँ एट द टाइम टी, तो आर टी होगा जो तुम्हारा, वो होगा आर एवरेज प्लस तुम्हारा यहाँ पे ये जो डिफॉर्मेशन आ रहे हैं या फिर जो इसके डिफेक्ट्स आ रहे हैं, उसको तुम आर थीटा के फॉर्म में मेजर कर सकते हो, और वो भी हम लोग किस फॉर्म में मेजर करेंगे? स्फेरिकल हार्मोनिक्स के फॉर्म में। हार्मोनिक्स, ओके। स्फेरिकल हार्मोनिक्स क्या होता है? तुम्हारा वाई, यहाँ पे दो पैरामीटर होते हैं, एल एम थीटा फाई, थीटा और फाई। और एल एम की, क्योंकि एल एम हम लोग ऑलरेडी इसके एंगुलर मोमेंटम में कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे लैम्डा म्यू। ओके, तो लैम्डा म्यू दो पैरामीटर हैं जिसपे ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स डिपेंड करता है। तो जो भी तुम्हारा आर टी होगा, कोई भी मतलब एट ए गिवन टाइम आर टी होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा स्फेरिकल हार्मोनिक्स से डिफाइन होगा। तो यहाँ पे तुम्हारे दो समेशन आएंगे, एक आएगा सम ओवर लैम्डा विच इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा आएगा म्यू। म्यू कहाँ से वेरी करेगा? म्यू माइनस लेमडा से प्लस लेमडा तक वेरी करेगा। तो तुम्हारे यहाँ एक कोफिशिएंट आएगा, लेट से कोफिशिएंट को हम लिखते हैं ए लेमडा म्यू, वाई लेमडा म्यू, थीटा एंड फाई। तो ये तुम्हारा एक नया टर्म ऐड हो रहा है रेडियस में। ओके, तो पोजीशन जब भी तुम्हारा ये रेडियस या फिर एटॉमिक सरफेस होगी, न्यूक्लियर सरफेस, उसको तुम इस फंक्शन से डिफाइन करोगे। आर एवरेज तुम्हारा सिंपली ये होगा, और प्लस ये तुम्हारा एक्साइटेशंस होंगे। एक्साइटेशंस की वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट होंगे वो तुम्हारे ये टाइम डिपेंडेंट होंगे। ओके, तो इन एक्साइटेशंस को अब तुम्हें मेजर करना, सबसे पहले ये कोफिशिएंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस कोफिशिएंट को हम लोग सिंपली रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन सिमेट्री है ना, अगर तुम जेड एक्सिस से देखो तो दोनों तरफ सिमेट्रिक है, तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री से ये होगा ड्यू टू तुम्हारा क्या होगा कि ये दो थीटा म्यू और थीटा माइनस म्यू सेम होंगे। तो तुम्हारा ए लैम्डा म्यू इक्वल्स टू ए लैम्डा कॉमा माइनस म्यू। ठीक है, लैम्डा माइनस म्यू एक क्वांटिटी नहीं है, लैम्डा और म्यू दो अलग अलग नंबर्स हैं, लैम्डा कॉमा म्यू, और यहाँ पे लैम्डा कॉमा माइनस म्यू। तो म्यू तुम्हारा वेरी करता माइनस लैम्डा टू लैम्डा। जैसे मान लो लैम्डा इक्वल टू 2 है, तो म्यू तुम्हारा -2 से +2 तक होगा, -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो उस केस में रिफ्लेक्शन सिमेट्री ये मतलब डिक्टेट करता है कि तुम्हारा जो ये म्यू माइनस हो या प्लस हो, तो दोनों में वैल्यू सेम आएगी कोफिशिएंट की। ठीक है, तो ये चीजें सेम होंगी। इसके अलावा हम वाई एल एम थीटा पे आते हैं। ठीक है, तो किस टाइप के वाइब्रेशंस हो सकते हैं पहले तो? ओके, तो वाइब्रेशंस हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि जो तुम्हारे वाइब्रेशंस का ऑर्डर होगा वो लैम्डा डिसाइड करेगा। ठीक है, तो लैम्डा 0 तुम्हारा क्या होगा? सिंपली लैम्डा इक्वल टू 0 स्फेरिकल हार्मोनिक्स तुम्हें क्या देता है? एक स्फीयर ही देता है। तो मतलब कि तुम्हारा स्फीयर में कोई वाइब्रेशंस नहीं हो रहे, लैम्डा 0 तुम्हारा दे रहा है सिंपली ये आर एवरेज। ठीक है, इसीलिए हमने ये लैम्डा ग्रेटर देन 0 लगा के रखा। लैम्डा इक्वल टू 1 पे क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू 1 पे हम ये बोलते हैं कि तुम्हारा जो
जैसे मान लो ये तुम्हारा ओरिजिनल स्फीयर है और ये उसका सेंटर है, तो ये वाइब्रेट होके क्या होगा, थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, इस टाइप से डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, और इसका सेंटर सेंटर अगर यहाँ है तो ये जो टोटल न्यूक्लियस है वो वाइब्रेट होके मतलब टोटली मतलब ऑल टुगेदर पूरा स्फीयर इधर उधर वाइब्रेट होगा। और इस चीज को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि तुम मान लो कि एक बॉल है और बॉल वाइब्रेट हो रही है। ओके, तो अपने सेंटर से के अलोंग फ्लक्चुएट हो रही है, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल टर्म। इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल वाइब्रेशंस या फिर जो भी है। ठीक है, तो डाइपोल में क्या होगा कि तुम्हारा ये डाइपोल टर्म टोटली जीरो हो जाता है, क्योंकि क्योंकि तुम ये एज्यूम कर रहे हो कि तुम्हारा जो न्यूक्लियस है वो इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, सर मतलब ये डाइपोल जैसे बिहेवियर कर रहा है, तो मतलब इसके जो सेंटर जो शिफ्ट होगा बहुत ही कम दूरी पे होगा, मतलब बहुत ही थोड़ा। हाँ, तो तुम लोग डाइपोल का डेफिनेशन क्या जानते हो अभी तक, कि जब भी तुम्हारे पास कोई दो चार्ज है और हम्म। उनके बीच में कोई सेपरेशन है ना, हाँ ये सर। तुम्हारा मेन डाइपोल टर्म है। लेकिन टू डाइपोल के इंटू क्यू। हाँ इंटू टू जो भी टर्म आता है, लेकिन इनके सेपरेशन मैटर करता है ना। तो डाइपोल का एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होता है कि तुम्हारा जो ओरिजिन है, ओरिजिन से चार्ज का डिस्टेंस क्या है, अगर सिंगल चार्ज भी है, अगर सिंगल चार्ज भी है, तुम यहाँ पे मान लो कि फील्ड यहाँ पे पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हो, तो तुम्हारा ओरिजिन ये है और ये तुम्हारा चार्ज है, तो इसकी वजह से क्योंकि ये ओरिजिन से शिफ्टेड है, तो यहाँ पे एक डाइपोल टर्म आएगा इवन फॉर अ सिंगल चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा कि एक सिंगल न्यूक्लियन है और हमारा ओरिजिन ये है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ओरिजिन से ये चार्ज टोटली शिफ्ट हो गया, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे एक डाइपोल टर्म क्रिएट होगा। लेकिन इसको हम लोग टोटली नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो अजम्पशन है कि टोटल स्फीयर है, तो टोटल स्फीयर एग्जैक्टली बहुत सिग्निफिकेंटली वाइब्रेट नहीं करेगा। ठीक है, अपने सेंटर से बहुत ज्यादा मूव नहीं करेगा, ये हमारा अजम्पशन है, और इसलिए हम लोग लैम्डा इक्वल टू 1 को टोटली इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे, तो हम लोग आते हैं सीधे लैम्डा इक्वल टू 2 पे। ओके, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पे तुम्हारा क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू 2 पे ये सेंटर, जैसे मान लो ये तुम्हारा स्फीयर है, तो ये एग्जैक्टली क्या होगा, वाइब्रेट इस टाइप से होगा, मतलब इसका शेप चेंज होगा, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई एक होगा, और इसको हम लोग लैम्डा इक्वल टू 2 लिखेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रपोल टर्म। ओके, एक लैम्डा इक्वल टू 3 भी हो सकता है, लैम्डा इक्वल टू 3 तुम्हारा इस टाइप से दिखेगा, लैम्डा इक्वल टू 3 तुम्हारा दिखेगा, जैसे मान लो ये तुम्हारा स्फीयर है, तो लैम्डा इक्वल टू 3 तुम्हारा इस टाइप से दिखेगा। ओके ओके, अब ये चीजें क्वांटाइज करनी है, हमें हमें पता है कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ भी स्टडी करते हैं, कोई भी चीज, तो वो क्वांटाइज होनी चाहिए, और ये क्वांटाइज है लैम्डा इक्वल टू 1 2 एंड 3। इनको बोलेंगे क्या, तो देखो जब भी तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी करते हो, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो भी क्वांटाइज क्वांटा आते हैं उनको हम फोटॉन्स बोलते हैं, जो कि लाइट पार्टिकल्स होते हैं। ओके, ऐसे ही तुमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा कि जो भी वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस को हम लोग जो क्वांटा असाइन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फोनॉन्स। ठीक है, तो वाइब्रेशन क्वांटा क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फोनॉन्स। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये डाइपोल फोनॉन हुआ, ये क्वाड्रपोल फोनॉन हुआ, और ये ऑक्टापोल फोनॉन। ओके, ऑक्टापोल फोनॉन, तो इस टाइप से ये फोनॉन्स डिसाइड होंगे, और ये फोनॉन्स तुम्हारा डिसाइड करेंगे कि एक्साइटेशंस कहाँ पे जाएंगे। तो जो भी फोनॉन्स का लैम्डा है, लैम्डा देखो तुम्हारा वाईएलएम थीटा में एल क्या होता है, तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम होता है, और एम क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम मेंबर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे कभी कंसीडर नहीं करते, लेकिन एल तुम्हारा क्या है, स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन को कंट्रीब्यूट करता है एल, तो यहाँ पे एल के करस्पॉन्डिंग क्या है, लैम्डा, तो लैम्डा यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियर स्पिन को कंट्रीब्यूट करेगा, तो जो भी एक्साइटेशन होंगे तो उसमें लैम्डा ऐड होगा तुम्हारे न्यूक्लियर एक्साइटेशन, न्यूक्लियर स्पिन में। ठीक है, तो हम लोग शुरू से कंसीडर करते हैं, हमने डाइपोल टर्म छोड़ दिया, और हम लोग क्या करेंगे, सीधे लैम्डा इक्वल टू 2 पे जाएंगे, तो लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग कितना टर्म न्यूक्लियर स्पिन में क्या ऐड होगा, 2 ऐड होगा, है ना। तो मान लो कि तुम्हारा ग्राउंड स्टेट है 0+,
और तुमने एक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं क्या, लैम्डा इक्वल टू 2 क्वाड्रपोल फोनोन। ओके, तो एक्साइटेशन स्टेट कहाँ जाएगा, 2 पे, और पैरिटी क्या होगी इसकी, लैम्डा इक्वल टू 2 है, मतलब -1 टू पावर लैम्डा इक्वल टू +1, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, तो फर्स्ट एक्साइटेशन क्या होगा, 2+, जो कि हमने देखा था इवन न्यूक्लियाई में, जो सेल मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, क्या एक्साइटेशन 0 से 2+। तो ये वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन मॉडल लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, वाइब्रेशनल लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करता है कि फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट तुम्हारा 2+ होगा। ओके, और इसकी पैरिटी इवन होगी, ठीक है। और ये एग्जैक्ट एग्रीमेंट, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उससे एग्जैक्ट एग्रीमेंट में है। इसके अलावा दिक्कत ये है बस कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल इसकी एनर्जी प्रिडिक्ट नहीं करता, ठीक है। ये है कि इन एग्रीमेंट विथ ऑब्जर्वेशन, दूसरा है कांट प्रेडिक्ट एनर्जी। तो एनर्जी एक्साइटेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी ये एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं करता, बट स्टेट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो एडजस्टेबल पैरामीटर होगा। ओके, तो ये पहला एक्साइटेशन स्टेट हो गया। आगे के एक्साइटेशन स्टेट कैसे प्रेडिक्ट करेंगे हम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और क्वाड्रपोल मोमेंट, क्वाड्रपोल फोनोन ऐड करो इसमें। तो मान लो लैम्डा इक्वल टू 2 ऑलरेडी है, और मान लो कि एक और फोनोन ऐड कर रहे हैं हम, क्वाड्रपोल फोनोन, तो क्या हो जाएगा, तो तुम इसको ऐसे देख सकते हो कि लैम्डा इक्वल टू 2 एक है, और एक लैम्डा 1 इक्वल टू 2 है, लैम्डा 2 इक्वल टू भी 2 है। तो इस केस में क्या होगा कि इनका दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, है ना। दोनों का कॉम्बिनेशन किस टाइप से आएगा, तो लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग 5 क्वांटम नंबर है -2 से लेके +2 तक। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में टोटल 25 क्वांटम नंबर आएंगे, या फिर 25 पॉसिबल स्टेट्स आएंगी। तो उसको कैसे देख सकते हैं हम, मान लो कि मैं ये मिटा के लिख रहा हूँ, इसको सिंपली तुम एक्स वाई, मतलब उस जैसे तुम प्रोबेबिलिटी मैनेजमेंट लेते हो ना, वैसे ले सकते हो कि मान लो लैम्डा इक्वल टू 2 यहाँ पे है, लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2, और ये लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे तो इसके करस्पॉन्डिंग -2 -1 0 1 2 आएगा, और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग भी -2 -1 0 1 2। तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे -2 -1 कितना आएगा, ये शायद आएगा -3, यहाँ पे आएगा -2 3, सॉरी -3 और 0। इस टाइप से आएंगे तुम्हारे, तो -4 आएगा यहाँ पे -1 यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा। ओके, फिर यहाँ +4 +2। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग फिर यहाँ पे तुम्हारे 1 2, यहाँ -3 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे +3 आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा। ओके, तो ऐसे तुम्हारे बहुत सारे 25 टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। तो 25 में से कुछ पॉसिबल होंगे, कुछ पॉसिबल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारा होगा क्या कि फोनोन एक टाइप का बोसोन है, ठीक है। फोनोन या फिर फोटोन, कोई भी इंटरेक्शन पार्टिकल होते हैं, फोनोन ये तुम्हारा एक बोसोन है। बोसोन और फर्मियन जो तुम्हारे एक्चुअल पार्टिकल है वो फर्मियन होते हैं, जो इंटरेक्शन पार्टिकल्स होते हैं वो बोसोन होते हैं। तो बोसोन की प्रॉपर्टी ये कि उनका वेव फंक्शन हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा हम लोग सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन ही लेंगे। तो जैसे मान लो कि तुमने -1 0 लिया, ठीक है। मान लो कि मैंने चलो +1 और 0 लिया, तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक नहीं है, एक +1 एक 0 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा, 0 और +1, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक होगा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन कई चीजें सिमेट्रिक होंगी, जैसे +2 +2 ये इंडिविजुअली ही सिमेट्रिक है ना, तो ये तुम्हें सिंगल ही ले सकते हो। तो ऐसे तुम जो भी ये इंडिविजुअल, मतलब अलग अलग कपल्स हैं, उनको तुम कंबाइन करोगे और इनको इंडिविजुअली लोगे।
तो कई बार तुम्हें तीन चीजों को कंबाइन करना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से में जो टोटल नंबर्स आएंगे, एक्चुअली एक बार बना के देख लेते हैं हम लोग किस टाइप से होगा। ओके, तो इसको मिटा के अच्छे से बनाते हैं। तो मान लो तुम्हारा ये लैम्डा लैम्डा 2 है इक्वल्स टू 2, जिसके करस्पॉन्डिंग -2 -1 0 1 2, और यहाँ पे तुम्हारा है फिर से -2 -1 0 1 2। ओके, तो इस टाइप से तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आएगा -4। ओके, फिर आएगा तुम्हारा -3, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा 0। ओके, फिर इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आएगा तुम्हारा -3 -2 -1 0 और 1। ओके, +1, ये प्लस होगा तुम्हारा। ऐसे यहाँ पे आएगा तुम्हारा -2 -1 0 +1 +2, फिर यहाँ पे आएगा -1 0 1 +1 +2 +3, और यहाँ पे आएगा 0 +1 +2 +3 और +4। ओके, तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन है। अब देखो कौन से इवन होंगे। तो 2,2 मतलब सिमेट्रिक है ऑलरेडी, 2,2 सिमेट्रिक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारा +4 आएगा, और ये ऑलरेडी सिमेट्रिक है तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी, तो ये 1 होगा। +4 का 1 पॉसिबिलिटी होगी। ऐसे ही -4 की भी 1 पॉसिबिलिटी होगी, +4 की कंसीडर करते हैं। फिर +3 में देखो क्या क्या आएगा। +3 के केस में तुम्हारा ये आ रहा है 2,1 2,1, या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो 1,2, और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें 2,1 भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये 2 हो गए। तो यहाँ +3 है और यहाँ +3 है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तुमने, मतलब 1,2 और 2,1 को। तो ये तुम्हें यहाँ पे तुम्हें 2 स्टेट मिले, ठीक है ना। 2 स्टेट है जो कि +3 को करस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, सॉरी ये दोनों मिला के 1 ही होंगे, तो तुम्हारे यहाँ पे 1 स्टेट ही मिलेगा। ओके, 1 स्टेट ये हो गया। अब तुम्हें मान लो कि +2 चाहिए, तो +2 कहाँ पे आ रहा है। तो देखो एक तो तुम्हारा +2 यहाँ से मिलेगा, कहाँ गया, 2 और 0 से, 2 और 0 से ये मिल रहा है 2,0 और 0,2, ये दोनों मिला के सिमेट्रिक होंगे, क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक है तो दोनों का कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक होगा। तो वहां से तुम्हें एक मिल रहा है, और प्लस तुम्हें यहाँ पे मिलेगा +1, +1, एक और मिलेगा तुम्हें यहाँ पे +1, +1